आरती और निशा दो सगी बहनें थी। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों ही दूसरे की बहुत ज्यादा ही इज्जत करती थी। इस तरह से कावेरी और गीता भी बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। गीता जब भी ज्यादा परेशान होती तो अपने दोस्त कावेरी के घर चली जाया करती। भी कुछ ऐसा ही था जब वो कावेरी के घर गई थी। क्या बात है, आज सुबह सुबह ये सवारी मेरे घर, लगता है कोई जरूरी बात करनी आई है। हाँ कावेरी, तू तो जानती है ना, मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तेरे घर पर आ जाती हूँ। आज भी मेरा मन बहुत परेशान था, इसलिए मैं पंडित जी से मिलने के बाद सीधा तेरे घर आ गई। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे पंडित जी के पास जाना पड़ा? घर में सब ठीक है ना? तेरी दोनों बेटियां ठीक तो है ना? उन्हीं को लेकर तो ज्यादा परेशान हूँ, और सबसे ज्यादा परेशान तो मैं आरती को लेकर हूँ। वो घर में बड़ी लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक मैं अपनी छोटी बेटी निशा की शादी भी नहीं कर सकती। लेकिन वो मांगलिक है, इसके चलते उसका कहीं रिश्ता नहीं फिक्स हो रहा। हर जगह बात बनते बनते रह जाती है। तू हद से ज्यादा चिंता कर रही है। तेरी बड़ी बेटी आरती इतनी समझदार है, इतनी अच्छी है, आज नहीं तो कल उसे अच्छा और भला लड़का मिल ही जाएगा। इस उम्मीद पर मैं उसे जिंदगी भर घर पर तो नहीं बिठा सकती ना। देखते ही देखते निशा भी शादी करने लायक हो गई। उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन वो है कि शादी करने को तैयार ही नहीं है। ना जाने उसके मन में क्या चल रहा है। मैं भी ज्यादा जोर इसलिए नहीं देती क्योंकि अभी आरती की शादी नहीं हुई, तो मैं उसकी क्या करूँगी। देख, तू अपनी बेटी निशा की शादी जहाँ अच्छी जगह तय हो रही है कर दे। अपनी बेटी आरती की शादी की चिंता मत कर। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे आरती के लिए लड़का पड़ोस में ही बैठा है। जैसे ही निशा के लिए मिलेगी मैं दोनों को एक ही मंडप में शादी कर दूंगी। कुछ भी बोलती है तू भी। अब तो तू यही समझ ले कि आरती के लिए लड़का पड़ोस में ही है और तूने उसे देखा भी है। तू किसकी बात कर रही है? साफ साफ बोल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गीता, मैं अपने बेटे सूरज की बात कर रही हूँ। मैं अपने बेटे सूरज के लिए बड़ी बेटी आरती का हाथ मांगती हूँ तुझसे। मुझे आरती बचपन से ही पसंद है, इसलिए सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का प्रयास करें। तू क्या कहती है? बस मैं एक बार अपने बेटे से बात कर लूँ, मुझे यकीन है। तू बता कि तेरी क्या राय है इसमें? आगे खाने से भरी थाली परोसकर तू मुझसे पूछ रही है कि मैं खाना खाऊंगी या नहीं। अरे पागल, मुझे इस रिश्ते से क्यों ऐतराज होगा? अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात होगी। मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। तू बस एक बार अपने बेटे से बात कर ले। चल अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। गीता इतना कहकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय कावेरी का बेटा सूरज ऑफिस से घर आता है और जब दोनों डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कावेरी सूरज से कहती है, देख बेटा, मैं तुझे घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए साफ साफ पूछती हूँ, तुझे गीता आंटी की बेटियाँ कैसी लगती है? अगर मैं उसे घर में तेरी शादी करवा दूँ तो तुझे कैसा लगेगा? अरे वाह, ये तो मेरे मन की बात छीन ली। बिना कुछ कहे मेरा काम बनने वाला है। सूरज बेटा जल्दी हाँ कर दे, इससे पहले कि माँ का मन बदले। क्या हुआ बेटा, तू कहाँ खो गया? अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगी और ना ही इसका असर हमारे दोस्ती पर पड़ेगा। तू चिंता मत कर, बस जो तेरे दिल में है वो बता दे सच सच, क्योंकि आगे जिंदगी तुझे ही बितानी है। माँ, आपने जो भी फैसला किया है वो सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। मैं उस घर में शादी करने को तैयार हूँ। आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकती हैं। एक तरफ कावेरी ये सोचकर खुश थी कि अब उसकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ सूरज ये सोचकर खुश था कि बिना कुछ बोले ही उसकी शादी उसी घर में तय हो रही है जहाँ पर वो करना चाहता था। अगले दिन कावेरी अपने बेटे सूरज के साथ साथ गीता के घर पहुँचती है और गीता की बड़ी बेटी आरती को बुलाकर सूरज के बगल में बैठा देती है और बोलती है, इस जोड़ी को देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। कितने सुंदर लग रहे हो दोनों एक साथ। माँ, क्या कह रही हो आप? मेरी शादी आरती से फिक्स हुई है? हाँ बेटा, इस घर की बड़ी बेटी आरती है तो तेरी शादी आरती के साथ ही तो फिक्स होगी ना। और वैसे भी आरती मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी और जब से तूने हाँ कर दी तब से तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो गया। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई।
अब मैं माँ को कैसे बताऊँ मैं आरती से नहीं बल्कि निशा से शादी करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने ये पहले बोला है, माँ को कोई सदमा नहीं पहुँचना चाहिए। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। आप शादी की तैयारी कीजिए। अपनी माँ की नाजुक हालत देखते हुए सूरज आरती के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देता है और कुछ टाइम बाद आरती और सूरज की शादी हो जाती है। सूरज एक नई दिल का लड़का था, जिसके चलते उसने अपनी किस्मत के फैसले को अपना लिया था और आरती के साथ खुश रहने लगा था। आरती भी अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। समय के साथ सब चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन आरती गर्भवती नहीं होती। इस बात को लेकर वो काफी परेशान रहने लगी थी। तभी एक दिन उसकी सास कावेरी उसके पास आती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तू किस वजह से इतनी परेशान है, लेकिन अब तेरे परेशान होने से तो तू माँ बन नहीं सकती ना। माँ जी, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा लिया, इतनी सारी दवाइयाँ भी खा ली, लेकिन फिर भी मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला। मैं लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो गई हूँ। बहू, तू चिंता मत कर। हमारे घर से थोड़ी दूर पर बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर है, जो कि काफी बुजुर्ग है। तू एक बार वहाँ जाकर अपना चेकअप करवा ले। जो भी होगा वह तुझे बता देगी। मुझे उम्मीद है कि अगर वह तेरा इलाज करेगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरती अपनी सास के कहने पर उनसे एड्रेस लेकर उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर उसका सारा चेकअप करने के बाद उसे बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो निराश मन से घर लौटती है। कई दिन गुजर जाते हैं और वो किसी से कुछ नहीं कहती। तभी एक दिन सूरज उससे बोलता है, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी चुपचाप रहती हो, किसी से कुछ बोलती ही नहीं हो। कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। सूरज जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बाप बनने का सुख नहीं दे पाई क्योंकि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। आज ही मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी। उन्होंने मुझे साबित कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती। ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सबने मुझे यही बात बोली है। आज जिस डॉक्टर के पास गई थी उन्हें काफी जानकारी है। उसने भी मेरे बारे में यही बोला कि मैं माँ नहीं बन सकती। तुम अभी इस बारे में कुछ मत सोचो। इस बात को माँ को कैसे बताना है वो मैं देख लूंगा। सूरज आरती को जैसे तैसे करके शांत करता है। अगले दिन कुछ जल्दी तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। तभी आरती भी उसके पीछे जाती है, जहां वो सूरज को अपनी बहन निशा से मिलते हुए देख लेती है। साथ ही उनकी बातें भी सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि वो दोनों शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे। ये सुनते ही मानो उसके होश उड़ गए और वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शायद यही वजह है जो उसने आज तक शादी नहीं की। लेकिन जो चीज मेरी वजह से बिगड़ी है मैं उसे ठीक करूंगी। आरती निशा और सूरज के पास जाती है और उनसे सारा सच जान लेती है। जिसके बाद वो उन्हें लेकर अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताते हुए उन दोनों की शादी करवाने की इच्छा जाहिर करती है। अपने वंश को आगे चलाने के लिए कावेरी भी अपनी बहू आरती की बात मान लेती है और निशा और सूरज की शादी करवा देती है। इस तरह से कावेरी की बांझ बहू खुद ही अपनी सौतन अपने ससुराल ले आती है। रमा अपने पति केशव और बेटे दिनेश के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। दूसरों के घर में मजदूरी करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था, क्योंकि उसके पति केशव की आए दिन तबीयत खराब रहती थी, जिसके कारण वो उसे काम पर जाने नहीं देती। एक दिन दिनेश अपनी माँ के पास आता है। माँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए। मुझे ना अपने कॉलेज की फीस जमा करनी है। बेटा, पैसे तो थे, लेकिन मुझे तेरे पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, वरना दे देती। माँ, फीस जमा करवानी जरूरी है। ये लास्ट एग्जाम है, उसके बाद हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बेटा, वो तो मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, तू ले जा पैसे। मैं उधार दवा ले आऊंगी और बाद में पैसे दे दूंगी। चल मेरे साथ। रमा दिनेश को लेकर कमरे में जाती है और उसे अलमारी से पैसे निकाल कर देती है। पैसे पाकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है और अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। समय बीतता है और समय के साथ दिनेश की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो नौकरी की तलाश करने लगता है।
तभी उसके पास एक दिव्या नाम की लड़की का फोन आता है। हेलो, मेरा नाम दिव्या है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से। क्या आप दिनेश बात कर रहे हैं? जी मैडम, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ, बताइए। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। मैंने उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया था। आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना होगा। ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। दिल्ली में जॉब की बात सुनकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है और ये बात जाकर अपनी माँ से कहता है। माँ 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 माँ, मुझे दिल्ली से फोन आया था इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता है दिल्ली में मेरी जॉब लग जाएगी। बेटा, अगर तू दिल्ली चला जाएगा तो मैं और तेरे पिता कैसे रहेंगे? हमें तेरे बिना रहने की आदत ही नहीं है। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? वहाँ जाने के बाद जैसे रहने का बंदोबस्त होता है, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है? खुश? जाने दो रमा, हमारे चक्कर में ये क्यों पीछे रह जाए। ये आगे बढ़े इसलिए तो तुमने मर मर कर इसको पढ़ाया है। शायद आप सही कह रहे हैं। बेटा ठीक है, तू जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो शाम की ट्रेन से दिल्ली चला जाता है और सुबह उस ऑफिस में पहुंचता है जहां से उसे कॉल आया था और इंटरव्यू देता है। थोड़ी देर बाद दिव्या उसे अंदर बुलाती है। आपकी जॉब फाइनल हो गई है। आपका स्वागत है हमारी कंपनी में। मैडम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अब तक कि मेरी जॉब इतनी बड़ी कंपनी में लग चुकी है। अब आप यकीन कीजिए और काम पर लग जाइए। दिनेश की लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपने माता पिता को भी दिल्ली में बुला लेता है। अपने बेटे को कामयाब देखकर रमा और केशव भी बहुत खुश थे। एक दिन दिनेश की मुलाकात अपने ऑफिस के एक काजल नाम की लड़की से होती है। काजल को दिनेश ऑफिस के पहले दिन से ही पसंद करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। आज भी सिर्फ देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ बोल नहीं पाते हो। और अगर आज नहीं बोला ना तो कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो कह रही थी ना कि तुम्हारे माता पिता खुले विचारों के हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, तो ओपन माइंड होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है या तो मैं उन्हें अपनी पसंद के लड़के से मिलवाऊं या वो अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करवा देंगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा और कोई नहीं। दिनेश घर जाकर अपनी माँ से अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की बात कहता है। अपने बेटे की खुशी देखकर वो भी हाँ कर देती है और कुछ समय बाद दोनों परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही घर में लड़ाई का माहौल बन जाता है, क्योंकि काजल नए ख्यालात की थी और रमा पुराने, जिसकी चलती दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन काजल अपने ससुर के सामने घूंघट लिए सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी रमा उसके पास आती है। बहू, तुझे कितनी बार कहा है बड़ों के सामने घूंघट मत गिराया कर, लेकिन तेरे ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। माँ जी, वो मेरी घूंघट लेने की आदत नहीं है ना, इसलिए भूल जाती हूँ, माफ करिए। अरे आदत नहीं है तो डाल ले आदत, क्योंकि हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि बहू अपने बड़ों के सामने अपना सर खुला करके घूमे। माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आज के जमाने में कौन घूंघट लेकर आता है? आजकल तो बड़े हो या छोटे सभी दोस्त बनकर रहते हैं एक दूसरे के साथ। बहू, ये सब तेरे घर में चलता होगा, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। रमा, अब जाने भी दो। अभी नई नई शादी हुई है बेचारी की, उसे कहाँ आदत होगी घूंघट लेने की। मैं अपने घर से घूंघट लेना सीख कर नहीं आई थी, ससुराल आने के बाद आदत डाली थी। इसकी शादी को तो समय भी हो गया है, तब भी मैंने इसे टोकना शुरू किया है, लेकिन मजाल है इस पर कोई भी असर पड़े। अच्छा, तो तुम अपनी बहू से उस चीज का बदला ले रही हो क्या? जी नहीं, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, बल्कि सही और गलत समझा रही हूँ, ताकि इसे कोई और ना टोके। जी माँ जी, समझ गई मैं, आगे से गलती नहीं होगी। काजल वहाँ से चली जाती है। तभी एक दिन फिर काजल रसोई में बिना घूंघट के काम कर रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला अपनी सामने वाली खिड़की से उसे देख रही थी। तभी रमा वहाँ आती है। अरे कहा है ना तुझसे कि बड़ों के सामने घूंघट मत गिराया कर, लेकिन सुनना ही नहीं होता तुझे।
माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? अपने घूंघट के चक्कर में मुझे मारना चाहती हो क्या आप? बहू, तो तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? जब तुझे बोला है कि अपने बड़ों के सामने घूंघट लेकर रखा कर, तो हमेशा उनके सामने घूंघट गिराती रहती क्यों है तू? माँ जी, लगता है आपकी उम्र के साथ आपको दिखाई देना भी कम हो गया है। यहाँ रसोई में मैं अकेली हूँ, तो घूंघट क्यों लूँ? जरा अपने सामने वाली खिड़की की तरफ देख, तेरी पड़ोसन तुझे झांक रही है। कल बाहर निकलते ही मुझे ताना मारेगी कि मेरी बहू घूंघट नहीं लेती। माँ जी, अब मैं खाना बनाने पर ध्यान लगाऊं या बड़ों के सामने घूंघट न गिरने पर? बड़ों के सामने घूंघट ना गिराने पर ध्यान लगा। तो ये तो मुझसे नहीं होगा माँ जी, क्योंकि आज के जमाने में होकर भी मैं पुराने जमाने में नहीं जी सकती हूँ। अगर आपने सिर्फ सर तक घूंघट लेने के लिए बोला होता तो मैं सोचती भी, लेकिन अब मुझसे आपका ये घूंघट का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे तो क्या करेगी तू? वही जो मुझे सही लगेगा। काजल अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वो सामान पैक करके कमरे से निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ दिनेश आ जाता है। काजल को सामान समेत देखकर वो कहता है, काजल, तुम कहाँ जा रही हो? वो भी इतने सारे सूटकेस के साथ? मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैंने तुमसे प्यार करने के नाते इस घर में रहने और तुम्हारे घर के रीति रिवाजों को समझने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। पहले मुझे बताओ तो, हुआ क्या है जो तुम छोड़ने की बात कह रही हो? तुम्हारी माँ मुझे जब देखो बड़ों के सामने घूंघट मत गिराया कर, बोल बोल कर परेशान करती रहती है। नहीं लिया जाता यार मुझसे घूंघट इतना लंबा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई? हाँ, और ये फैसला मैं नहीं बदलूंगी, क्योंकि मैं घर में रोज का कलेश नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिनेश काजल को लेकर घर से जाने लगता है। तभी रमा उसके पास आकर कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैं काजल को लेके घर छोड़ के जा रहा हूँ। ना आप काजल को अपना रही हो और ना ही उसके साथ रह पा रही हो। इससे अच्छा तो यही है ना, हम यहाँ से चले जाए। आप रहिए आराम से। अब क्यों चुपचाप बैठी हो तुम? बड़ों के सामने घूंघट मत गिराया कर, बोल बोल कर बहू को ही घर से बाहर कर दिया। मैंने बोला था इतना पुराने जमाने में मत जियो, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी ही चलानी थी। मैंने क्या किया है जी? आपको लगता है मेरी वजह से बहू घर छोड़कर गई है? अभी भी तुम्हें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है? आज के जमाने में तुम्हें बड़ों की इज्जत करने वाली, तुम्हारी बात सुनने वाली बहू मिल गई, वो कम था जो तुम उसे पुराने जमाने में ढालने की कोशिश कर रही थी। ना तुम उसे ऐसा करने पर मजबूर करती, ना हमारे बच्चे हमारा घर छोड़कर जाते। अपने पति की बात सुनकर रमा को अपनी गलती समझ में आती है और अगले दिन अपनी बहू के घर जाकर उसे मनाकर अपनी बहू बेटे को घर वापस लेकर आती है और दोबारा फिर कभी घूंघट के चलते अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, बल्कि धीरे धीरे शहर के माहौल में ढलने की कोशिश करती है। सरला ने अपने बेटे कमल की नई नई शादी की थी और जब से सरला की बहू निशा उसके घर आई थी, वो एक काम नहीं कर रही थी। सरला भी कुछ दिन इसीलिए अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब करना तो उसे ही सारा काम था। लेकिन शादी के एक सप्ताह बीत जाने के बाद, अरे बहू, अच्छा हुआ तू बिना उठाए ही उठ गई। वो क्या है ना कि आज तेरी पहली रसोई है, तो जा नहा ले और अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले। क्या माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन मैं तो किचन में ना जाने कितनी बार जा चुकी हूँ। अरे तो खाना तो बनाने नहीं गई ना तू किचन में, सिर्फ और सिर्फ खाने गई है, लेकिन इससे सिर्फ बातें बनवा लो। अरे मेरा तो काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्या बहाना बनाऊं कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। अब जा भी जाकर नहा ले, यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह मत देख। आज से 7 दिन पहले तू नई थी, अब तुझे कोई देखने नहीं आ रहा, नहीं पूछने। चल काम पर लग जा। वैसे ससुराल के बारे में तो तूने अपनी दादी माँ से सुना ही होगा। बस अब शुरू होने वाला है तेरा सास बहू और साजिश का नया एपिसोड। निशा अपनी सास की ये बात गौर से सुन रही थी, लेकिन वो उस वक्त नहाने तो चली जाती है, लेकिन नहाने के बाद पेट पर हाथ रखे सो रही होती है। क्या बात है, अभी तक मुझे किचन में किसी बर्तन की आवाज नहीं आई, नहीं खाने की खुशबू आ रही है। आखिर ये गई कहाँ? अरे रे, मेरे तो करम ही फूट गए तेरी जैसी कामकोड़ी निकम्मी बहू पाकर। मैंने तुझे क्या कहा था कि नहाकर तू अपनी रसोई की पहली रस्म को पूरी करेगी, लेकिन नहीं,
तुझे तो नहाना ही नहीं है, यहाँ लेटी पड़ी हुई है तू। माँ जी क्या बताऊँ, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। मैं अभी नहाने गई तो पता चला मेरे वो वाले दिन शुरू हो गए हैं। कौन से दिन की बात कर रही है तू? कौन से दिन शुरू हो गए तेरे? तू कहना क्या चाहती है? वो दिन मतलब तू पहले से शादीशुदा है और ये रसोई की रस्म या ससुराल दोबारा देख रही है? अरे माँ जी, क्या आप भी इतनी सी बात नहीं समझ सकती? मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। राम रे राम, ये तो तुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, ताकि खाने में इतना लेट नहीं होता मुझे। वो माँ जी, मुझे पहले से पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। निशा की सास को जब निशा की इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो खुद से किचन में जाकर खाना बनाती है और दोपहर को सुबह का खाना खा रही होती है। अरे सरला, ये मैं क्या देख रही हूँ? तू इतने टाइम में खाना खा रही है? अरे विमला बैठ, अब तुझसे क्या ही छुपाना। तुझे तो पता है कि मैं कभी दोपहर को खाना नहीं खाती, लेकिन आज तो मुझे सुबह का खाना नसीब ही नहीं हुआ है। क्यों? कहाँ है तेरी बहू? मायके भेज दिया क्या बहू को? और ये घर इतना फैला कर क्यों रखा है? अरे विमला क्या बताऊँ, कहने को तो मेरे घर में बहू आई है, लेकिन उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। क्यों? तेरी बहू की हाथों की मेहंदी अब तक नहीं उतरी क्या? अरे मुझे तो उस पर अब शक नहीं, यकीन हो गया है कि वो एक नंबर की निकम्मी है, किसी काम की औरत नहीं है ये विमला। अरे ऐसा क्या कर दिया तेरी बहू ने तेरे साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। देख, अगर ये काम को लेकर बहाना बना रही है तो तू भी अपना काम करके छोड़ दे। किसी काम में गलती कर रही है तो उस काम को उससे बार बार करने को कह, खुद ही ये सुधर जाएगी। विमला का काम था सरला की कान भरना। वो विमला कर चुकी थी, लेकिन अब देर शाम सरला भी अपनी बहू को 10 काम बता देती है। माँ जी, आप ये सब काम मुझसे क्यों करवा रही हैं? मैंने आपको क्या कहा था कि मुझसे आज कुछ नहीं होगा। बहू खाना मैं बना रही हूँ, तुझे बर्तन धोने हैं तो सबको खाना दे दे, और ये सब तू ही करेगी। माँ जी को अब मैं कैसे पागल बनाऊं? इस बार तो वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। अब क्या करूं? अब निशा को एक धांसू आइडिया आता है और वो फोन पर बात करने का नाटक करते हुए अपनी सास के आगे पीछे घूमने लगती है, वो भी फोन कान पर लगाए। अरे क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है घर कितना गंदा है, और मुझसे आज वैसे भी कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, आप किसी को मत लाइए घर। अरे बहू कौन था, किससे बात कर रही थी, बताना। अरे माँ जी, वो मैं उनसे बात कर रही थी। वो किसी को घर लेकर आ रहे हैं, लेकिन घर देखिए ना कितना गंदा है। अरे तू लल्ला को बोल, जो कोई आ रहा है आ जाए, मैं साफ करती हूँ अभी घर, तू देख कैसे चमक जाएगा घर। इतना बोलने के साथ ही सरला घर को अच्छे से साफ कर देती है, किचन के बर्तनों को धो देती है। हॉल एकदम चमक रहा था, लेकिन अब सरला हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी बहू पॉपकॉर्न लिए हॉल में उसे गिरा गिरा कर खा रही थी। बहू ये क्या गंदगी मचा रखी है तूने? अभी ही मैंने घर साफ किया है ना, फिर भी तू है कि घर गंदा करने में लगी हुई है। तुझे पता नहीं है मेहमान आने वाले हैं? माँ जी कैसे मेहमान? कौन से मेहमान? कोई नहीं आने वाला। और रही वो फोन पर बातचीत और आपसे झूठ बोलने की बात, तो वो मैं एक्टिंग कर रही थी, देख रही थी कि क्या मैं कलाकार बन सकती हूँ। बहू तू किसी दिन अपनी इन आदतों की वजह से ना मुसीबत में फंस जाएगी। तुझे पता भी है मैंने कितनी जल्दी में काम किया है, और इस उम्र में मुझसे इतना काम भी नहीं होता है। माँ जी, आप जब ये सब काम कुछ घंटों में ही कर सकती हैं, तो आपने ये काम मुझे करने को कहा ही क्यों? क्योंकि मुझसे गलती हो गई तुझसे कोई काम कहकर। तू ठीक कह रही थी, मुझे ना तुझसे कोई काम करने का कहना ही नहीं चाहिए। सरला अब और परेशान हो चुकी थी अपनी बहू की हरकतों से, लेकिन वो अपनी बहू को कुछ नहीं कह पा रही थी। अब सरला भी अपनी बहू को सबक सिखाने की ठान लेती है। माँ जी, आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं। अरे बहू क्यों, मैं कहीं भी जाऊँ तुझसे पूछना है क्या? तू ये कैसी बातें कर रही है? माँ जी, मैंने तो बस पूछा। वैसे खाना क्या बनाया है आपने? खाना मैंने अपना बनाकर अपने कमरे में रख लिया है, बस अब तू बना ले, तुझे क्या बनाना है वही बना ले। लेकिन माँ जी, आपने अपना खाना बनाया तो मेरा क्यों नहीं? और ऊपर से आप अपने खाने को अपने कमरे में बंद करके जा रही हैं। इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि तू इस घर का हिस्सा है। मुझे तो नहीं लगता तुझे बस अपनी काम चोरी, लापरवाही, सोने खाने
और जगाने से मतलब है, तो तू ठीक अपना काम भी आज से खुद कर। आज से तुझे समझ आएगा कि मैं अपना काम इस उम्र में कितने मुश्किल से कर रही हूँ। माँ जी अगर ऐसा है तो ठीक है, आज से मैं अपना और अपने पति का खाना अलग बनाया करूँगी। मुझे कोई शौक भी नहीं है आपके साथ खाने का। अब अगले ही दिन से घर का काम, बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सब करते हुए निशा को शाम हो जाया करती थी और पूरे दिन भूखे रहने के बाद वो रात को खाना खाया करती। सरला भी ये सब देख रही थी, लेकिन वो करती भी क्या, चुपचाप ये सब देखे ही जा रही थी। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते, लेकिन एक दिन निशा की ज्यादा तबीयत खराब होती है। तभी डॉक्टर भी निशा को आराम करने की सलाह देते। माँ जी आपने मेरे लिए ये दलिया बनाया है और मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। बहू, यही तो मैं तुझे समझा रही थी, मिलजुल कर काम करने का कितना फायदा है। अगर तू मेरे साथ मिलकर काम कर रही होती ना, तो तुझ पर ये बोझ तो आता ही नहीं ना। हाँ माँ जी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे आज समझ आया है। निशा को बाद में इस बात का अफसोस जरूर होता है कि वो जो कर रही थी वो कितना गलत था। अगर वो अपनी सास की बात मानती तो ये नौबत ही नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।